अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अहम कौम से ख़िताब किया है और आज के अखबार की जो सुर्खियाँ हैं वो क्या कहती हैं इस हवाले से। उस हवाले से आपको बताते चलें कि 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और साथ साथ ये भी इंदिया दे दिया है कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी और सर्दियों में गैस की जो लोड शेडिंग है उसके लिए भी आवाम को ख़बरदार कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर के दौरान जो ख़ित्ते के हवाले से मवाजना भी किया है कि माशी तौर पर और महंगाई के लिहाज से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और जो ख़ित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, चाहे वो भारत है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, ये कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, इस हवाले से भी कंपैरिजन किया है। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो ग्रोह है, ये जो टोला है जो महंगाई के हवाले से सड़कों पर निकला है, अगर इनमें से जो दो ख़ानदान हैं वो अपनी लूटी हुई दौलत जो उन्होंने मुल्क से बकौल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उन्होंने जो मुल्क की जो लूटी हुई जो दौलत है वो अगर वापस कर देंगे तो मैं आधी कीमतें जो हैं अशिया ख़ुरनोश की वो कम कर दूंगा। इसका भी जायज़ा लेंगे कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते थे कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अब दरख्वास्तों के ऊपर क्यों आगे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। क्या हमारा एहतसाब का जो निज़ाम है वो क्या कमज़ोर हो गया है या उनमें इतनी जो दावे जो किए गए थे उस तरह से अमल दरामद नहीं हो पा रहा या कुछ साबित नहीं कर पा रहे। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे नैब के हवाले से कि ये इंकशाफ हुआ है सेनेट की कायमा कमेटी में। इंकशाफात सामने आए हैं कि नैब की जानिब से ये बात की गई, ये दावा किया गया कि नैब ने 821 अरब रुपए वसूल किए हैं, जिसमें से फ़कत 6.5 अरब की जो रकम है, एक मामूली सी रकम इस तनाजुर में जो बनती है वो कौमी ख़जाने में जमा करवाई गई है, लेकिन 815 अरब रुपए गायब है। सेनेट की कायमा कमेटी ने चेयरमैन नैब से इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया है। इस हवाले से भी बात करेंगे अपने मेहमान से और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अपोजिशन ने मुतालबा कर दिया है कि जो कल अदम जमात के साथ और हुकूमत का एक मुआहदा हुआ है, जिस मुआहदे को अब तक हुकूमत की जानिब से खुफिया रखा जा रहा है, दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से खुफिया रखा जा रहा है, इस हवाले से अपोजिशन ने यह मुतालबा कर दिया है कि आपको ये आवाम के सामने रखना होगा, आपको ये पार्लियामेंट में लाना होगा ताकि पूरी आवाम से और जो तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके सामने ये मुतालबा हो कि क्या क्या शराइत हुकूमत ने कल अदम जमात की जानिब से मानी हैं या मनवाई हैं। इसके साथ साथ आखिर में हम बात करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ है, बड़ा आसान मैच था, बड़ी तनकीद भी हो रही है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है। बहरहाल भारत ने अपना जो खाता है वो खोल लिया है फतह का। एक मैच 3 मैचेस जो खेले हैं उनमें से एक मैच जो है वो जीत लिया है सेमीफाइनल की दौड़ से। अब भारत हमें उस तरह से बाहर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जगह बनती हुई हमें नज़र आ रही है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है चौधरी खादिम अली मांडला साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कौम से ख़िताब किया उसके अंदर उन्होंने आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, साथ ही साथ पेट्रोल बढ़ने और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होने का इंदिया भी दे दिया है। कैसे देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस खिताब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बस बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल जो ऐलान किया है सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी, जी देखो सब्सिडी तो तमाम हुकूमतें जो भी आती हैं वो कोशिश करती हैं कि अपनी आवाम को किसी न किसी तरीके से दे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब्सिडी देना और मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाना सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सब्सिडीज आई, जितनी भी आती हैं, यानी कि आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देखा तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो लिस्टों में इंकशाफात हुए तो जो देने वाले लोग थे वो लेने वालों की लिस्ट में पाए गए, ग्रेड 20, ग्रेड 21, ग्रेड, यानी कि इतने आला दर्जे के लोग भी उस लिस्ट में जो है पाए गए। तो मेरा ख्याल है कल जो एहसास टीम का जो शुक्रिया अदा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, सबसे अहम बात है कि अगर 5 रुपये भी किसी को मिलते हैं तो वो मुस्तहिक बंदे तक पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी सब्सिडी अक्सर देखने में आता है कि पेट्रोल में जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, और पेट्रोल की सब्सिडी क्या है, तो कीमत नहीं बढ़ाई जी, 10 रुपये या 8 रुपये या 5 रुपये की समझी जाती है हुकूमत में। और ये सब्सिडी मोस्टली ज़्यादातर जो बेनिफिशरी इसके होते हैं वो उमरा होते हैं, अमीर तबका जो है वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है।
कि आप ये बड़े बड़े घरों में जाके देख लें, 10-10, 5-5 लैंड क्रूजर, डबल कैबन, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, यानी कि जिन्होंने एक एक दिन में 1000 लीटर जो है ना उनकी कंजम्पशन है। तो जो गरीब आदमी जो मुस्तहिक है मोटरसाइकिल वाला, वो बेचारा 1 लीटर डालता है। यानी कि ये टारगेटेड सब्सिडी जो लफ्ज है ना, मैं कहता हूं कि हालांकि देखने में ये बहुत मामूली रकम है कि 120 अरब रुपया 2 करोड़ खानदान के लिए, जिससे जो है ना 13 करोड़ जो इफराद हैं वो बेनिफिशरी होंगे। देखने में तो एक खानदान को महीने में 1000 या 1200 रुपए का फायदा। देखकर मैं ये समझता हूं कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर वो मुस्तहिक बंदों तक चला जाए, अगर 800 भी चला जाए, उसकी वजह के गरीब आदमी के लिए तो 1000-2000 भी बड़ा है। ये जो ऐलानात आकर बयानात हम लोग देते हैं या मीडिया के ऊपर बैठ के कोई लफ्ज़ बोल रहा है जी ये ऊंट के मुंह में जीरा है या लाली पाप है, भाई इनको तो परवाह ही नहीं। इनके अपने असासे इतने हैं, इनकी इतनी जो है ना अपनी इनकम है, उनको क्या पता कि 1000 की वैल्यू क्या है, 2000 की वैल्यू क्या है। और उस गरीब आदमी से जाके अगर बंदा पूछे कि जिसके पास जो है ना खाने का एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से होता है, तो मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत है। लेकिन अगर ये अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि बड़ी मेहनत के साथ ये रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट किया है और उसके ऊपर अगर अमल हो जाता है प्रॉपर और मुस्तहिक लोगों तक जाता है, तो आगे भी एक लाइन बन जाएगी कि अगर ज़्यादा भी सब्सिडी करनी है तो मेरा ख्याल है उन्हीं लोगों को बढ़ाया जा सकता है, उनको कार्ड मिल जाए। जैसे ये एहसास प्रोग्राम चल रहा है, दूसरे चल रहे हैं, जैसे कोरोना के अंदर डायरेक्ट सब्सिडी दी गई। ये नहीं कि भाई ये पूरे मुल्क के लिए दे दी, पूरे मुल्क में मुस्तहिक लोग जो है ना उनकी तरफ टारगेट करना, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इकदाम है। बाकी जहाँ तक पूरे मीडिया में शोर यही है कि ये जी ये क्या कर दिया जी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बात यह है कि देना तो वो है जो मुल्क के अंदर है। आपके पास मुआशी आपकी कंडीशन क्या है, सही कि आप देने के अहल ही नहीं हैं, क्योंकि पीछे आपके बैकअप नहीं है, पीछे आपके पास मुआशी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी कि आपने 1 अरब डॉलर या 2 अरब डॉलर, अभी सऊदीया से 3 अरब डॉलर दिए हैं, 1.2 मेरा डेफर पेमेंट के ऊपर उन्होंने तेल का आसरा किया है। इन 3 ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया प्राइम मिनिस्टर ने कि जब हुकूमत मिली तो आपकी मईशत दिवालिया होने के करीब थी। अगर चाइना, UAE और ये सऊदी अरेबिया मदद ना करते, आपकी मदद का नाम तो खैर क्या करना है, वो सूद पे कर्जा देते हैं जो भी देते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट किया तो हमारी मईशत जो है ना वो थोड़ी पाँव पे खड़ी हुई। अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारा डॉलर जो है ना 178 तक पहुंच चुका था, और अभी ये जो सऊदी अरेबिया ने 3 अरब डॉलर हमें दिए हैं सपोर्ट में, तो हमारा कोई 170 से नीचे अभी आ गया। तो मेरा ख्याल है कि मईशत थोड़ी ठहर रही है, लेकिन हमारा तो उसमें कुछ भी करदार नहीं है ना, हम तो जो है ना वो कर्ज के ऊपर चल रहे हैं। इसके ऊपर भी अपोजिशन जो है वो तनकीद करती हुई नज़र आ रही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म और जो शख्स जो है ये ऐलानात कर रहा था कि हम इमदाद नहीं लेंगे, आज ये वक्त आ गया है कि उसी इमदाद के ऊपर शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है और फ़ख्र भी महसूस किया जा रहा है। इसके साथ साथ मेरा जो सवाल, सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा, फिर आप उसका भी दे दें बेशक, लेकिन ये जो बात की जा रही है कि हुकूमत ने 120 अरब रुपये जो रिलीफ पैकेज का जो ऐलान किया है, ये आटा, घी और दालों तक फ़कत महदूद है। पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं, डीज़ल की कीमतें आपके सामने हैं, जो दीगर अशिया ख़ुर-ओ-नोश उनकी कीमतें आपके सामने हैं। घी के ऊपर जो कीमतें हमने देखा यूटिलिटी स्टोर्स में जिस कदर जो बढ़ गई हैं वो भी आपके सामने है। आपको नहीं लगता कि आपने जो मॉडल जो तश्कील दिया है रिलीफ पैकेज के लिए वो एक लिमिटेड हो जाएगा? जो देहात में लोग हैं या दीगर जो अफराद हैं, वहाँ का यूटिलिटी स्टोर्स नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, वहाँ के लिए लायामल क्या होगा, कैसे मुरतब किया है हुकूमत ने उन लोगों तक भी ये चीज़ें जो सहूलत है, ये पैकेज है, ये पहुँच सके? देखिए ये है कि ये यूटिलिटी स्टोर के साथ इसको मशरूत नहीं किया। अच्छा, ये एक वो एप्लीकेशन बना रहे हैं ऐप, सही सही, और ऐप के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू करेंगे, और वो जो डाटा कलेक्ट किया है बंदा उसमें ID कार्ड और उसके नाम की सिम होगी, वो जाके उसमें रजिस्टर कराएगा कि आया ये उसमें आता है उस ज़िमरे में या नहीं आता है। जो ही आएगा तो वो उसका नाम ओके हो जाएगा, उसको कार्ड मिल गया। जितने ये रिटेलर छोटे छोटे मर्चेंट है ना, स्टोर दुकानें हैं जो छोटे छोटे गाँव देहातों में, उनके पास भी एक यूजर कार्ड चला जाएगा। वो हर दुकान से जाकर जो
फिक्स होंगी, लाखों की तादाद में होंगी पूरे पाकिस्तान में, सही। कि वहाँ जाकर ये कोई ज़रूरी नहीं कि यूटिलिटी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर भी होंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो है ना, ये दुकानदार आम जो छोटे गांव देहातों में होंगे, वहाँ भी ये अप्रोच दे दी जाएगी ताकि बंदा जाके वहाँ बेनिफिशियरी जो है ना वो हो सके और उससे फ़ायदा उठा सके। बाकी जहाँ तक कि पूरी दुनिया में देखो ना, कल भी प्राइम मिनिस्टर, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अगर तेल हम बाहर से खरीदते हैं तो इंटरनेशनली अगर तेल की कीमत बढ़ गई है तो पाकिस्तान का कोई अपना तेल तो नहीं, वो अपने कुएं नहीं है कि वहाँ से निकाल है। जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने गैस की मिसाल दी कि बाहर से जो हम एलपीजी जो है ना इम्पोर्ट कर रहे हैं वो तो महंगी है, लेकिन जो हमारी कुदरती गैस है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसने बताया कि उसकी तो कोई कीमत नहीं बढ़ाई। लेकिन जो अगर बाहर इंटरनेशनली कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर उसका बढ़ाना तो मजबूरी है हर मुल्क की। और जो कंपेयर करके बता रहे थे कि अभी इंडिया में जो है ना मेरा को 250 रुपया है, बांग्लादेश में कोई 200 है, हमारे पास कोई 138 है। इसी तरीके से वहाँ आटे की कीमतें भी बताई, दालों की कीमतें भी बताई कि हमारे मुल्क में बनिस्बत इन ममालक में कम है, और तेल की कीमत सवाए उन मुल्कों के जहाँ की ये पैदावार है, जहाँ की ये प्रोडक्शन है, तो उन ममालक से अगर जब कंपेयर करके देखा जाए तो बाकी मुल्क जो कि लेकिन सर जब हम मवाजना करते हैं अपने अपने मुल्क ख़िते के दीगर ममालिक के साथ, तो हमें फिर मवाजना फ़िक्स आमदनी के हवाले से भी करना चाहिए कि वहाँ पर भारत में फ़िक्स आमदनी कितनी है, बांग्लादेश में फ़िक्स आमदनी कितनी है, पाकिस्तान में फ़िक्स आमदनी कितनी है। फ़कत पेट्रोल की बुनियाद के ऊपर तो मवाजना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है आपने कि देखिए, बात यह है कि ये जो कंपेयर करने का मकसद है ना, वो अवाम का तो सवाल यही है कि अगर आप अमेरिका से मुआवजा करते हैं तो अमेरिका में तो 4-5 लाख रुपया सैलरी है एक बंदे की, यहाँ 15-20 हज़ार रुपया। तो आप कंपेयर करें अमेरिका के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, तो बात तो यह है कि बंदे की इनकम क्या है, कि इनकम अगर बंदे की 1,000 है या 10,000 है तो एक तरफ 2 लाख है, तो आप उसके साथ कंपेयर कर नहीं सकते, कंपेयर कर नहीं सकते। मजीद भी मंडला साहब आपके साथ वो मजे का खेज है कि आप इसका जो है ना वो कंपेयर करें दुनिया के साथ। मौज़ूआत का जो सिलसिला है वो आपसे गुफ्तगू में आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और बात कर रहे थे कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कौम से खिताब किया गया है। उसके अंदर 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है महंगाई के तनाज़ुर में। इसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक जुमला या एक बात एक और भी कही है जो अखबार की सुर्खी भी बनी हुई है, वो आपके सामने रखते हैं कि 2 बड़े ख़ानदान लूटी दौलत में से आधी भी वापस ले आएँ तो अशया खौरनोश की जो कीमतें हैं 50% जो है वो आधी कर देंगे। और इस हवाले से हम बात करेंगे अपने मेहमान से। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये किन 2 ख़ानदानों का जिक्र कर रहे हैं? ये ख़ानदान शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, या फिर जहांगीर तरीन खुसरो मुख्तार का ख़ानदान है? देखें रज़ा भाई, बड़ी क्लियर बात है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं, लेकिन ये जो कल स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है ना, ये बेबसी का एक इजहार था कि 3 साल में कि जो प्राइम मिनिस्टर ये कहता हो कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लूटी हुई दौलत वापस मंगवाऊंगा, तो मेरा ख्याल है कि 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर को एहसास हो गया समाज करें कि मेरे अदारे जो है ना वाकई ही नाहल और पाहज और बसीदा हो चुके हैं, कि इनमें वो हाल ही नहीं कि ये इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं और कातलों से जो है ना ये मुल्क वज़ीर-ए-आज़म इदारों को पाँव पर खड़ा भी नहीं कर सके। नहीं, खड़ा क्या करना था? ये तस्लीम देखो नहीं ना, करेंगे। कल भी हम देख रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर पहले भी कहता है ना, वो जस्टिस खोसा ने खुद कहा कि दारे नाहल हो चुके हैं। तो नाहल जब इनको मेजर सर्जरी की जरूरत है सारे निज़ाम को, तो वो कब हो? उसकी नहीं, मुझे ये बताएं कि जिन्होंने हिसाब लेना लोगों से, जिन्होंने माल वापस लेना है, उनकी अपनी मनी ट्रेलें नहीं। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि जिस बंदे ने एहतसाब करना होता है उसकी वीडियो आ जाती, मुझे बताएं कि वो कैसे एहतसाब करेगा? इंक्वायरी क्यों सामने किसी नहीं के आती? असासे बाहर आ जाते हैं, किसी का अभी जब ये लिस्ट आई है पनामा लीग की तो 400 बंदे का नाम था, पड़ी हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्या है, कौन सी कमजोरी है, कौन सी पावर चाहिए नदारों को कि उनसे माल निकालने में? ये अभी पंडोरा पेपर इंडेक्स में जो नाम आया 700 बंदे का, तो लिस्टें सामने,
अभी ये 2 साल लग जाएंगे, कमेटी बनाई, तश्कील की, केस चला, चलते चलते बंदे मर गए, ख़त्म। आपका मुल्क जो है तबाह कर दिया लोगों ने, इस माफिया ने। तो अभी मेरा ख्याल कल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर आधा सरमाया ले आए तो आधा माफ़ किसने किया भाई, पूरा क्यों नहीं? या इकरार करें कि हम नहीं वापस मंगा सकते, जान छोड़े उनकी, या फिर दावा झूठा था? नहीं, दावत बात यह है कि सबसे पहले तो एक काम ये हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत ये काम करे कि सबसे पहले तो इनका फिगर जो है ना वो पूरे मुल्क को बताए कि भाई फलां बंदे ने इतना सरमाया लूटा है, फलां ने इतना सरमाया लूटा है। क्योंकि आपके जो जब ये नवाज शरीफ जा रहा था तो उससे जो मांगा जा रहा था वो बॉन्ड, वो तो 9 अरब का मांगा जा रहा था ना। तो ये शहबाज शरीफ के ऊपर मेरा मुकदमा को 25 अरब की मनी ट्रेल का मांगा जा रहा है। तो बाकी जो जरदारी और जो प्रापड़ और जो फलूदे वाले अकाउंट शाउंट निकाल के पहले मुल्क को बताएं तो सही है, इनकी रियलिटी तो बताएं कि ठीक है इन अदारों के पास तो है ही नहीं है ना जिन्होंने हिसाब किताब रखने थे, लेकिन मुल्क लुट गया कि 6000 अरब कर्ज था जब 2008 में हुकूमत टेक ओवर किया पीपल पार्टी ने, और जब नून लीग ने एंड किया 2018 में तो 30,000 अरब कर्जा मुल्क के ऊपर हुआ। और अब बात यह है कि ये जो 24,000 अरब है कि इसका हिसाब इनसे लेना था जो नहीं ले सके अदारे। आपने तो कमीशन इमरान बनाया खान आपके साथ। अभी देखो ना, ये सब्सिडी हम पहले कई दफा कहते हैं कि ये गलत तरफ लग गया इमरान खान। इसको अवाम ये सब्सिडियों के लिए नहीं लाई थी, मुल्क के पाकिस्तान जानता कि मुश्त में इतना दम नहीं है। आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ डिलीवर नहीं कर दे सकते। आपको अवाम पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान साहब इसलिए लाई थी कि इन चोरों लुटेरों से लूटा हुआ सरमाया वापस लाए और इनको कटेरों में सख्त सख्त सजा दिलवाए, और दारू को जो है ना अपने पाँव पे खड़ा करो। जो नहीं काम करता दारू में उनको बाहर निकालें। ये जिनकी अपनी वीडियो बनी हुई है, जिनके अपने असासे बाहर हैं, सबसे पहले तो उनको करें। मुझे बताएं कि क्या अभी ये सब्सिडी पे ये गलत तरफ लग गया ये बंदा। इसका अभी भी 2 साल इनके पास टाइम है। मैं ये कहता हूं कि आज भी अपने असब के ऊपर कायम यहाँ रहे। ये बताएं कि उस एहतसाब के बयानी का फिर क्या करना है कि जिसके नाम के ऊपर आपने वोट लिया है। बरतानिया की अदालतें तो उन्हें सुरखरू कर देती हैं, पाकिस्तान की अदालतों में कुछ साबित नहीं कर पाते ये लोग। अदालतों ने तो फैसले देने, अदालतों के सामने हकाइक तो लेकर आना इन्हीं का काम है। किसका काम है? अगर किसी की वीडियो आ जाती है, इंक्वायरी किसका काम है? बात ये है इंक्वायरी हो या कुछ हो, ये अदारों के पास रिकॉर्ड हो ना हो, यहाँ तो रिकॉर्ड जल जाते हैं ना, ये सारे रिकॉर्ड जल जाते हैं। ये सिंध में देखें, ये LDA में देखें, कई दफ़ा जलाए, खुद जलवा देते हैं कि ताकि इसकी पूछगिछ ना हो। इनकी को बाप के सरमाए थे जिन्होंने मुल्क को तबाह किया। ओ भाई आपको अवाम लाइए इसलिए कि इनको ला के बंद हो, कोई ऑर्डिनेंस निकालो, इधर डी चौक में लाओ। ये दुनिया की तरीक, दुनिया में स्टडी करते हैं जाके कि भाई जो चाइना में करप्शन कैसे ख़त्म हुई, भाई मलेशिया ने कैसे तरक्की की। मुझे बताएं कि सारे मुल्कों में, ये सऊदी अरब जहाँ से 3 अरब और 120 का जो तेल डफर पे लाया, वहाँ के शहजादों से रिकवरी कैसे की है कि वो इधर वो फवाद चौधरी असम्बली में बताता था कि भाई 150 शहजादा पकड़ा, 75 को नाश्ते के बाद वो लटकाते थे और 75 को शाम के खाने के बाद वो सारा सरमाया और से वापस लिया। मुझे ये बताएं कि इधर इनको प्रोटोकॉल दे के इनके नखरे, इनके सलूट, इनके सारी ठाट बाट और एयर कंडीशन और हीटर इनको जो है ना जेलों में थानों में देकर अब कैसे रिकवरी कराएंगे? वो खुदा के लिए बड़ा टाइम आपके पास थोड़ा है। मैं यकीन करो सारी अवाम जितने इसके वेलफिशर हैं ना इमरान खान के, वो एक ही मैसेज दे रहे हैं कि इमरान खान साहब आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है। ये माफिया आपको पता है ताकतवर है, तब ताकतवर माफिया होता है तो उसको थोड़ा सा पेच से बाहर निकल के आपको जो है वो थोड़ी क्या बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर उसके अंदर रहेंगे तो ये आपको जो है ना उलझा देंगे, लेकिन आपको ये उलझा देंगे। ये बात आपकी दुरुस्त होगी सारी, आपने जो मौक़िफ़ अपने सामने रखा। मगर मुझे ये बताएं कि किसी भी लीडर के हवाले से जब ये बात की जाती है कि वो अमल दरामद की बात करता है, वो इंसाफ की बात करता है, तो उसको पहले अपने घर से सफाई का अमल शुरू करना चाहिए। हमने देखा कि मालम जबा के केसेस हों या दीगर अपने जो हुकूमत के जो वज़रा, जो काबीना में जो बैठे हुए अफराद हैं, उनके खिलाफ केसेस हों,
वज़ीर-ए-आज़म उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते, बल्कि उनके साथ खड़े हुए हमें नज़र आते हैं। उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी बंद हो जाती हैं। यहाँ पर आमरीत नहीं है, यहाँ पर एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, यहाँ पर एक जमहूरी निज़ाम है। इल्ज़ाम लगा देना काफ़ी नहीं है, साबित करना पड़ेगा। घर से इब्तिदा क्यों नहीं करते वज़ीर-ए-आज़म? देखो किसने कर दी है, अदारों ने कर दी है ना। तो पूरा जहां जाता है बंदा स्टे ले आता है। तो वज़ीर-ए-आज़म का फार्मूला ना, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो मुस्ताफ़ी हो और इंक्वायरियाँ अपनी भुगते, तो आप ये क्यों नहीं करते फिर? वज़ीर दिफा के खिलाफ जो केसेस हैं, ये जमहूरियत जो है ना, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि जमहूरियत का माना है करप्शन, जमहूरियत का माना है ब्लैकमेलिंग। ये इस जमहूरियत के ऊपर उम्मीद तो वो हमको पहले ही नहीं थी। अगर जमहूरियत में इतना दमखम होता तो आज मुल्क आपका 125 अरब डॉलर का मकरूज होता। वो मैं कई दफा समझा चुका हूं कि यहां आप देखें ना, एक जंगीर तरीन के ऊपर अभी वो बड़ा स्कैंडल, उसने 30-40 वो ग्रुप अलग कर लिया। उसने बोला चलो करो मेरा एहतसाब, करो दिखाओ मुझे करके। अभी वो FIA भी खामोश है, नैब खामोश है, अदारे खामोश, सारे। उन्होंने बोला भी ये तो हुकूमत ही जा रही है। खामोश तो किसने करवाया? यही हिसाब आपका सेंटर में है। खामोश किसने मुझे करवाया? बताया ना, ये चौधरियों के लिए क्या कहता था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू, उन्होंने कहा बनाओ इसका मनसलाई का मिनिस्टर। बनाना पड़ा ना, वो गंदम में भी नाम था उसका, आया था ना, तो बनाना पड़ा। MQM वाले बेजी दहशतगर्द सब साथ मिलकर कंप्रोमाइज हो गए ना, अब कंप्रोमाइज हो गए ना। कंप्रोमाइज कौन सा लफ्ज है यार? ओ भाई ये नाम ही ब्लैकमेल का है। आप हो कि गए। आप जब वोट लेने जाते हो किसी गांव देहात में, गली मोहल्ले में, तो वहां हर किस्म का बंदा होता है, चोर, डाकू, लैंड माफिया, मनशियात फरोज। तो कभी किसी वोट लेने वाले ने कहा कि भाई तुम मनशियात फरोज हो, तेरे ऊपर पर्चे हैं, तुम स्मगलिंग करते हो, तुम पीछे हट जाओ, तेरा वोट नहीं चाहिए। सबसे पहले उनका वोट लेते हैं। बस सबसे अजीज हमें ये, उनको पता है इनका बड़ा दम दोस्त है इधर, वो लोग इनकी बात मानते हैं। और भाई ये जमहूरियत में कौन सा इंसाफ? बात यह है कि अगर इमरान खान ने कुछ करना है, कितने ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, कभी नैब का, कभी फलाना, कभी ढिमका। और भाई एक ऑर्डिनेंस की जरूरत है कि जितने जो है पनामा लीग वाले पनामा लिस्ट में है, या जितने पंडोरा पेपर में है, सबको लाकर बंद किया जाए उस वक्त तक जब तक ये अपना सरमाया लूटा हो वापस नहीं कर। भाई एक मुल्क की खातिर ये काम नहीं कर सकते। अवाम पाकिस्तान आपके साथ खड़ी हुई, हमें पता है कि उसमें बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम है, इसीलिए वो लिस्टें जारी नहीं होती, इसीलिए वो ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता। आम ऑर्डिनेंस तो आराम से हो जाते हैं। कैसे ऑर्डिनेंस करते हैं कि अभी ये तरीके लब्बैक, उसका मसला तो एक ऑर्डिनेंस आया, भाई ये रेंजर जो है नाफिजुल अमल करेगी ये सारा निजाम। एक ऑर्डर निकला ना, तो पुलिस ताबे कर दिया आपने रेंजर के। तो आप मुल्क के पाकिस्तान के लिए, लूटे हुए सरमाए के लिए एक जो है ना वो नोटिफिकेशन नहीं आप जारी कर सकते। करें आप, वक्त बहुत थोड़ा है इमरान खान साहब, बहुत कम वक्त है, आप पछताएंगे, वक्त चला जाएगा और जिंदगी कितनी जी लेंगे आप? 5 साल 10 साल तारीख में अगर दाम लिखाना तो ये काम अगली बार भी जीत के दावे कर रहे हैं मौजूदा जो हुकूमत है। चले आप नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हैं, जरदारी के हवाले से कि केसेस हैं, इल्ज़ामात हैं, मुल्क की दौलत जो है वो लूटी हुई है, सारी चीज़ें। मैं आपसे ब्रेक के बाद जो है ये सवाल रखूँगा आपके सामने कि सिराजुल हक साहब भी कहते हैं कि ये निज़ाम नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये हुकूमत चलती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर भी मैं आपका कमेंट लूँगा, मगर यहाँ एक वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे महंगाई के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल जो खिताब किया है, मरला से भी बताइएगा नवाज शरीफ के ऊपर, या जरदारी हो या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून हो, उसके हवाले से तो आप एक ख़ास एक मौक़िफ़ भी रखते हैं, तनकीद भी बड़ी करते हैं। मुझे ये बताइएगा, सिराजुल हक साहब का किसी केस में नाम नहीं है, ना कोई इल्ज़ाम है करप्शन का, ना झूठे होने का, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि मौजूदा हुकूमत नहीं चल सकती, ये जो ऐलानात किए इनसे मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए बात यह है कि सिराजुल हक साहब ने जो बात कही है हुकूमत की बात, तो मेरा ख्याल गलत हो जाएगी अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इस निज़ाम को गिरना है, क्योंकि इस निज़ाम में इतना दम ही नहीं कि पाकिस्तान को जो है वो ऊपर उठाए। मुझे ये बताएं कि ये सारा जो भी गंद कचरा है वो आपने देखा, मोस्टली लोग जो असम्बलियों में बैठे हैं, पार्लियामेंट में आकर बैठे हैं, तो मुझे बताएं कि उनके नाम कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं। कोई नैब को मतलूब है, कोई FIA को मतलूब है,
किसी के ऊपर पता नहीं कितने पर्चे हैं, किसी पे ऊपर कितने पर्चे हैं, तो ये पर्चे रह जाएंगे। एहतसाब तो ना हुआ। जब एहतसाब नहीं होना तो फिर इस निज़ाम में कैसे बेहतरी आ सकेगी कि आपका जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना बसीदा, गंदा, डिलेड, वो खुद उनके किताबों में लिखा हुआ है कि डिलेड जस्टिस, डिनाय जस्टिस, पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो मुझे ये बताएं कि जब 30-30, 40-40 साल मुकदमात के फैसले नहीं होने तो कौन बंदा इस मुल्क में जो है ना वो बोलेगा कि बेहतरी आ सके? नहीं आ सकती। हुकूमत देखो इसकी विल थी, इमरान खान देखो ना, दोनों तीनों सारी पार्टियों को रिजेक्ट करके लोगों ने 11 पार्टियां एक तरफ थी, अपोजिशन में केली पीटीआई थी, और लोग तंग थे उन लोगों से, और एक उम्मीद की किरण थी कि इमरान खान शायद आकर कोई बेहतरी कर ले, कोई ये लूटा हुआ सरमाया से वापस लाए, इन चोरों, डाकुं, लुटेरों से हमारी जान छुड़ाए। ये ठीक है, इस हवाले से आपकी स्टेटमेंट आ गई है। निज़ाम के मुतबादिल आप कहते हैं कि इस निज़ाम को जाना पड़ेगा, मगर अलमिया तो यही है कि इसी निज़ाम के अंदर रह कर सभी इलेक्शन भी लड़ते हैं और सभी इक़्तिदार भी हासिल करते हैं, तो फिर निज़ाम तब्दील कौन करेगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू की जानिब। नैब के हवाले से सेनेट कायमा की कमेटी जो है उनमें अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। 821 अरब रुपये जो वसूल किए गए हैं, ये नैब की जानिब से कहा गया, मगर चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि उन 821 अरब रुपये में से महज 6.5 अरब कौमी ख़जाने में जमा हुए हैं, 815 अरब रुपए गायब हैं। चेयरमैन नैब से जवाब तलब कर लिया गया है। मंडला साहब, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इतनी बड़ी रकम आखिर गई कहाँ पर? देखिए, बात यह है कि ये कामा कमेटी ने भी इंकशाफ किया है, नैब वालों को बुलाया है। अभी नैब वाले आकर स्टेटमेंट देंगे कि अगर 821 अरब रुपए की रिकवरी हुई है तो जो हुकूमत के ख़जाने में गए हैं वो 6.5 अरब हैं। तो बाकी क्योंकि नैब वाले कुछ जैसे ये पता नहीं लोगों की जो प्रॉपर्टी हैं, जो जमा होते हैं पैसे, जो ख्वार होते हैं, कुछ उनको रकमें वापस जाती हैं, कहाँ जाती हैं, ये तो आके मेरा है कि नैब अपनी जो है वो क्लैरिफिकेशन देगा कि जैसे जो मुजारबा केस था तो उसमें जो मुतासरीन थे उनको रकम वापस की। तो इसी तरह मेगा स्कैंडल और भी हैं कि जहां नैब पैसा रिकवर करके फिर मुतासरीन तक पहुंचाती है। तो ये मेरा है पूरी तफसील आने तक इसके ऊपर मेरा बात करना अभी कबल अज़ वक्त है। इस हवाले से पहले भी जो है वो काफ़ी जो खबरें गर्दिश करती रही, हमने देखा कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, उस हवाले से भी खबर छपती है कि ये जो नैब ने जो रिकवरी की है ना, ज़राए से तरीके से जो है वो हमारे सामने आते हैं कि नैब ने किन किन केसेस में कितने कितने पैसे जो हैं वो वसूल किए हैं, कौमी ख़जाने में किस हद तक कितने जो है वो जमा करवाए हैं। तो इस हवाले से पहले भी नैब के ऊपर ये सवालात उठ रहे थे, क्यों नैब इन तमाम चीज़ों को, ये जो खबरें गर्दिश करती हैं, सही मालूमात देकर जो है इनकी हकीकत जो खबरें जो गर्दिश कर रही हैं इनका खात्मा नहीं कर पा रहा। देखिए, बात यह है कि जितने भी इदारे हैं ना, अभी करप्शन होती है उसके ऊपर एक अदारा बनाते जी एंटी करप्शन, फिर उसके ऊपर एफआईए के ऊपर नैब। तो ये जितने भी अदारे हैं, आप इन सरकारी मुलाजमान के जाकर असासे देखें अपने, भला के इंक्लूडिंग जितने जो बड़े पुलिस ऑफिशियल हो गए, एफआईए हो गया, नैब हो गया, ये तफ्तीशी जो रोजमर्रा का काम है, हर बंदे का वास्ता पड़ता है कि करप्ट तरीन सिस्टम है कि अगर कोई रिश्वत नहीं लेता, रिश्वत के बगैर जो है ना वो आपका कोई पर्चा दर्ज नहीं होता। फिर आगे आईओ तफ्तीश वाला, फिर वहां आप लेन देन शुरू करते हैं। यही सिस्टम एफआईए में, यही नैब में, और वहां जाकर आप इन लोगों के ठाट बाट तो देखें, उनकी तरहाएं देखें। मैं कहता हूं कि जितने गवर्नमेंट ये इन अदारों के साथ मुंसलिक है, जो कि पब्लिक के साथ जिनकी अटैचमेंट है, वो कोई भी अदारा क्यों ना हो, कि आप उनके ज़राए आमदन देखें और उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको देखें, उनके बच्चे देखें कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर देखें तो 90% लोग ये आपको मोस्टली ये मिलेंगे कि जिन्होंने इस मुल्क का जो है सत्यानाश किया, फिर उन्हीं इसी निज़ाम का तो रोना है। इससे निज़ाम का रोना, फिर बात उधर ही चली जाएगी। वक्त बहुत कम है, हमें दो मज़ीद जो मौज़ूआत हैं उसके ऊपर भी बात करनी है। बात कर लेते हैं क़यादत जमात का और हुकूमत के माबैन एक मुआहिदा भी होता है। ये मुआहिदा काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, अबहम है इसके अंदर। अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि इस मुआहिदे को सामने लेकर आएँ। हुकूमत ये कहती है कि मुल्क की सलामती के लिए हमने ये मुआहिदा किया है, तमाम जो चीज़ें हैं बिल्कुल ओके हैं। अगर ये तमाम चीज़ें ओके हैं, मुल्क की सलामती के लिए किया है, खुशआइन मुआहिदा है, तो फिर हुकूमत सामने क्यों नहीं रख रही इसको? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि ये जो मुआहदा हुआ है टीएलपी तरीके लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, सबसे पहले तो ये बड़ी खुश आइंद बात, और अवाम पाकिस्तान को मशकूर होना चाहिए जितने भी
बंधु ने इसके अंदर जो है ना अपना किरदार अदा किया। बिलखसूस मिलिट्री चीफ कमर जवेद बाजवा साहब, मुफ्ती मदीब साहब और भी जो दोस्त साथ खड़े थे, या हुकूमत की तरफ से शाहमूद कुरैशी हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, और दूसरे मेरा स्पीकर कौमी असम्बली हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी लोगों ने इसमें रोल प्ले किया है, सबसे पहले तो अवाम को इनका शुक्रिया अदा करना है। बाकी मंजर आम के ऊपर लाना है, मैं कहता हूं कि मंजर आम के ऊपर लाने से ज़्यादा बेहतर है कि जो जो उसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर हुकूमत जल्द अज जल्द अपना अमल दरामद करे, ताकि मुल्क में एक सुकून की जो है वो फ़ज़ा जो है बरकरार हो। क्योंकि अभी जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है बातें सुनने को मिल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तरफ से सर्द मोरी का शिकार है कि वो सही उस स्प्रिट के मुताबिक जो भी लिखा है, सारी बातें तो बाहर निकल चुकी हैं कि क्या क्या उसमें है क्या नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जल्दी उसके ऊपर अमल करे, ताकि अफरा तफरी का जो माहौल है उसका खात्मा हो और मुल्क जो है ना वो आगे बढ़े, फ़ज़ा जो है ना वो सही बने। अच्छा, इन तमाम में पुलिस वालों का मोराल आप कहाँ देखते हैं? हमने से पहले देखा कि नून लीग के टेन्योर में भी ये सारी चीज़ें हुई, पुलिस ने डंडे खाए, उनकी बेतौकीरी की गई, उनके शहीद हुए, इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो फिर आप इन तमाम सूरत हाल में इदारे और हुकूमतें हमें पुलिस के साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आती, फिर हमें तवक्कुआत भी पुलिस देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बुनियाद को देखा जाता है कि बुनियाद क्या है। बुनियाद ये है कि हुकूमत वक्त ने ब्रिगेडियर एजाज शाह वज़ीर दाखिला थे, उसने वादा किया, उसके ऊपर अमल नहीं किया। फिर ये शेख रशीद और ये दूसरा जो है इनका कादरी, जो मजहबी अमूर का वजीर है, फिर नूरुल्लाह कादरी, उन्होंने वादा किया, फिर उस वादे को पढ़ा, फिर लहराया दिखाया, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। फिर जो है ना टाइम से पहले वो आप उनको अरेस्ट करते हो, तशद्दुद करते हो, फिर खुद ही, यानी कि इसकी जिम्मेदारी किनके ऊपर है कि भाई जब वादा आप लोग पूरा नहीं करते हो, बीच में आ जाती है अवाम और पुलिस, दोनों अवाम है, दोनों पाकिस्तानी है हमारी तरफ से, कि भाई गलती किसकी है, तो गलती वालों को तो बंदा पूछता नहीं है कि भाई आप वादा करते हो, वादे से फिर जाते हो, फिर खुद ही जो है ना वो गलत आर्डर देते हो। लेकिन किसी को ये राह नहीं दिखलानी चाहिए, ना इसके ऊपर खुद चलना चाहिए कि आप तशद्दुद की राह लें और रियासत के साथ और पुलिस जैसे सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनके साथ आप जो है वो टकराएं। आखिरी मौजू की जानिब बढ़ेंगे प्रोग्राम में, वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया है। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है मांडला साहब, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ही टीम खेल रही है, दूसरी तो खिलाने आई है। देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया में ये चर्चा तो आम है, हाँ, कि ये मैच नहीं हुआ, ये मैच फिक्स हुआ है। वो फिक्स होने की वजह यह है कि जो आईसीसी है उसमें बहुत बड़ा किरदार है भारत का। हाँ। भारत एक मेजर पिलर है उसमें, उसके बड़े बड़े स्पॉन्सर है। अगर भारत को 20 से निकालते हैं तो वो समझते हैं कि शायद पता नहीं वो स्पॉन्सर गायब हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, गायब हो जाएंगे। आपको लगता है कि मैच फिक्स है मांडला साहब? हाँ, बिल्कुल फिक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवने के लिए। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से एक ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि भारत अभी भी सेमीफाइनल में जा सकता है अगर न्यूजीलैंड को एक जाली एक अदद ईमेल कर दे और सिक्योरिटी का इशू बनाए न्यूजीलैंड और दुबई से जो है वो अपने मुल्क वापस चली जाए, तो भारत इस सूरत में सेमीफाइनल के लिए रसाई हासिल कर सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।